बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बायो बाय ट्रिक्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक की यूनिट से है रिस्पायरेशन की आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और हम सीखेंगे रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, सेल के कौन से पार्ट में रिस्पायरेशन होता है और रिस्पायरेशन क्या है, ये आज हम सीखेंगे इस इंट्रोडक्टरी क्लास में। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं ब्रीदिंग को रिस्पायरेशन से। सपोज ये एक बंदा है और ये क्या कर रहा है, ये सांस ले रहा है। सांस ले रहा है मतलब ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है नोज से। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा लंग्स में, ये लंग्स हैं। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा लंग्स में, यानी ऑक्सीजन और लंग्स से ऐसे लंग्स फिर से डिवाइड हो जाता है एल्वियोलाई में से, छोटे छोटे बबल्स टाइप होते हैं, उसमें ऑक्सीजन आएगा O2 ये सारा ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें ये भर जाएंगे इससे। और इसी तरह इसमें भी यहाँ पे जो रगे होती हैं, आर्टरीज लगे होते हैं। आर्टरीज में क्या होता है, खून होता है, ब्लड। तो लंग्स से डायरेक्ट ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, ब्लड में, यानी O2 इस ब्लड में जाएगा। ब्लड जो है वो वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड से, ये सेल हैं और बॉडी के सारे सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ये जो सेल है, दिस इज सेल थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं ताकि इसके अंदर हम वो प्रोसेस कर सकें। तो क्या होगा, ये हमने बना लिया एक सेल, दिस इज सेल। अब सेल के अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा, यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गया O2। ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, वो वापस जाएगा इस ब्लड में CO2 को, दूसरे पेन से लिख लेती हूँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा फिर से लंग्स में, लंग्स से फिर होके ये नोज से ऐसे बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना यानी सांस को बाहर फेंकना और ऑक्सीजन यानी हवा सांस को अंदर लेना ब्रीदिंग है। ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है उनका जो ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा, ATP एनर्जी बनाएगा। तो इस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन बोला जाता है। सांस अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना ब्रीदिंग है, जबकि सेल के अंदर ग्लूकोज का तोड़ फोड़ और ATP का बनना क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। हम अगर बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो ये प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन सेम ही होता है। सपोज ये एक प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल, और ये एक एनिमल सेल हम उठा लेते हैं, दिस इज एनिमल सेल। प्लांट सेल में चूंकि प्लांट्स जो है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट सेल में ऐसे ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में वो एबिलिटी है जो सन की लाइट को खींच के क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। तो प्लांट्स में ये एबिलिटी है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वो खुद अपने लिए ग्लूकोज बना सकते हैं।
जबकि एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नो क्लोरोप्लास्ट, नो क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता। एनिमल सेल्स यानी एनिमल्स जो है वो खुद अपने लिए ग्लूकोज नहीं बना सकते, बल्कि वो जो कुछ खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, मुर्गी के टांग को खाते हैं, उनसे ग्लूकोज लेते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनसे फिर एनर्जी उनको ब्रेक डाउन, उन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके फिर उनसे एनर्जी लेते हैं, जबकि प्लांट के अंदर खुद ग्लूकोज बनता है। ये एक डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल सेल में। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पे सपोज हमने लिया प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रेना जब सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, यहाँ से सनलाइट पड़ने से जो ग्रेना पे सनलाइट पड़ती है यानी थैलेकॉइड पे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं NADPH और ATP, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें लाइट रिएक्शन में बनती है। मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। और डार्क रिएक्शन से क्या बनता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। तो ये ग्लूकोज यही सेल भी खुद यूज़ करेगा और ये ग्लूकोज स्टोर भी करेगा, जिसे हम भी यूज़ कर सकते हैं, और प्लांट ऐसे हार्श कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑटम सीज़न आता है तो नए पत्ते शत्ते बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी ये ग्लूकोज फिर यूज़ होता है। प्लांट जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको स्टोर जब करता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में करता है। तो ये ग्लूकोज प्लांट खुद भी इस्तेमाल करता है, रिस्पायरेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है, इसके अलावा इसको हम भी इस्तेमाल करते हैं और बाकी एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑक्सीजन भी बनाता है, प्लांट सेल में ऑक्सीजन भी बनता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज बना वो जाएगा, ये सेल का क्या है, ये तो क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये ग्लूकोज आया यहाँ पे, ग्लूकोज आया यहाँ पे, यहाँ साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म, ये प्लांट सेल की मैं बात कर रही हूँ, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी और क्या बनाएगा, पायरोवेट बनाएगा। पायरोवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और पायरोवेट बनाएगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरोवेट के, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 पायरोवेट बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से कुछ ATP यानी 2 ATP रिलीज होगा और एक और मॉलिक्यूल जिसे NADH बोला जाता है, जो एनर्जी रिच कंपाउंड है, वो भी बनता है। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब ये मैं सारा रिमूव कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। ये सेल मैंने बड़ा बना लिया है, ये बड़ा सेल बना लेती हूँ प्लांट का। अब जो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई है। पायरोवेट, इस सेल यानी प्लांट सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी डबल, ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फोल्डेड होती है। ये तो मैंने फोल्डेड इतना ज़्यादा नहीं किया, ये फोल्डेड होती है, अंदर से ऐसे फोल्डेड होती हैं।
इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे जो पायरुवेट बन गया है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, पायरुवेट जाएगा ल्यूमेन, इसको बोला जाता है, ये जो अंदर की, ये जो अंदर जगह है इसको बोला जाता है ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट जाएगा अंदर ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर यहाँ पे एक साइकिल में घूमेगा और इस साइकिल को बोला जाता है क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल से भी ये एटीपी बनाएगा। ग्लूकोज थोड़ा सा यहाँ पे ग्लूकोज की थोड़ी सी ब्रेकडाउन होगी, पूरे का पूरा ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, और ये पायरुवेट की सूरत में जाएगा क्रिब्स साइकिल में। क्रिब्स साइकिल में ये क्या होगा, यहाँ पे ये फिर से थोड़ा सा ब्रेकडाउन होगा और क्या बनाई, कुछ एटीपी यहाँ से भी बनेगी क्रिब्स साइकिल में, और क्रिब्स साइकिल से बहुत ज़्यादा मिकदार में NADH और FADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। NADH और FADH क्या है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, यानी NADH का एक मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है और FADH का एक मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है। अब ये मज़ीद यहाँ से क्रिब्स साइकिल से ये NADH और FADH जाएंगे कहाँ पे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ऐसे कम्प्लेक्सेस लगे होते हैं, यहाँ जाएंगे ये NADH और FADH, यहाँ पे भर के ATP बनेगी, ATP बनेगी। अब यहाँ क्रिब्स साइकिल को, ये सेकंड जो हमारा प्रोसेस है उसको हम लिख लेते हैं क्रिब्स साइकिल। ये सारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस हैं। थर्ड वन इज ATC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रिब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और क्रिब्स साइकिल भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है, जैसे कि ये चेन सा बन गया है, इसमें कम्प्लेक्सेस लगे होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, कहाँ पे, जो क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन बनता है लाइट रिएक्शन में, वहाँ पे ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे यूज़ हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पे ये ऑक्सीजन यूज्ड हो जाता है और ATP यानी NADH और FADH जो है वो चेंज हो जाते हैं ATP में, यानी ATP बना लेते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो जाता है। इस प्रोसेस को जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होता है, ऐसे रिस्पायरेशन को जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। रिस्पायरेशन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो 2 टाइप्स के हैं। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप्स यानी सेलुलर रिस्पायरेशन, वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के। वन इज कॉल्ड aerobic respiration, और second one is called anaerobic respiration। अब एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस भी होता है, यानी ये साइकिल भी चलता है, क्रिब्स साइकिल भी चलता है, ATC भी चलता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। जैसे कि
बड़े जो हम बड़े एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। और एन एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब है? एन एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब है कि इस सेल के अंदर और ये कहा एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि बैक्टीरिया जो है उनमें एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन उन ऑर्गेनिजम्स में भी होता है जो हमारे पेट के अंदर या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं जैसे कि टेपवर्म, क्योंकि वो हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं जा सकता, ब्लड से तो वो ले सकता है लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो ऐसे सांस तो नहीं ले सकते, ब्रीदिंग तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी क्या होता है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी टेपवर्म में भी। और एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो है उनमें भी एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर मेरा देख लिया हो प्रोकैरियोट्स का, उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही नहीं होती तो उसमें क्या होता है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी सब कुछ जो है उनके साइटोप्लाज्म में ही होता है या मीसोसोम में होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में भी सेम वही होता है और एन एरोबिक रिस्पायरेशन में भी सेम होता है। और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और इससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम यानी 2 ATP ये देता है। ग्लाइकोलिसिस से जो एनर्जी निकलती है यानी ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तो वहाँ से जस्ट 2 ATP हमारे पास एनर्जी आती है। या बैक्टीरिया से हमारे 2 ATP बनती हैं, जो बैक्टीरिया जो रिस्पायरेशन करता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जबकि ह्यूमन बीइंग्स में या हायर प्लांट्स के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से यानी 1 ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं, 38 ATP। केपी की बुक में 36 लिखा है लेकिन यहाँ पे 38 ATPs बनते हैं क्योंकि उन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस का जो ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में वो इसके साथ उन्होंने नहीं लिखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने बनते हैं। इन सब को मिला के टोटल में 38 ATPs बनते हैं एक ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए होता है, ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब कुछ ग्लाइकोलिसिस में ATP बनता है, कुछ क्रिब्स साइकिल में, कुछ ATC में, और टोटल एक ग्लूकोज से कितना ATP बनता है, 38 ATP बनता है। जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में 2 ATP बनती हैं। सिर्फ 2 ATPs जो है वो यील्ड देता है एनर्जी का, जो कि बहुत ही कम है। वो तो प्राइमेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जितनी कि हायर ऑर्गेनिजम्स को। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एन एरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में सेम होगा। जबकि जो प्राइमेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन भी नहीं होगा और 38 ATPs भी नहीं बनेंगे। अब हम देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे ATP बन रहा है तो आप लोग के जहन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर क्लोरोप्लास्ट में ये ATP यानी लाइट रिएक्शन में ATP बन रहा है तो प्लांट को क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो ग्लूकोज बना रहा है और फिर इस ग्लूकोज को तोड़ के फिर से ATP बना रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ये ATP क्यों यूज़ नहीं करता। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो ATP का यील्ड है यानी क्लोरोप्लास्ट में वो कम है एज कम्पेयर टू जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATPs बनते हैं, और प्लांट इस ATP को स्टोर नहीं कर सकता। ATPs जो है वो स्टोर नहीं होते, वो डायरेक्ट यूज़ हो जाते हैं। प्लांट को ज़रूरत पड़ती है कभी कभार, या हम भी प्लांट्स के स्टोरेज बॉडी यानी स्टोर्स ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, तो प्लांट को ज़रूरत होती है कि वो ग्लूकोज बनाए और उसे स्टोर करें ताकि वो ऐसे हार्श कंडीशन में इसको रिस्पायर भी कर सके और अपने लिए फिर से इसको यूज़ भी कर सकें। तो इसलिए वो डायरेक्ट इस ATP को यूज़ नहीं करता, बल्कि इससे पहले ग्लूकोज बनाएगा, फिर जब ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, रिस्पायर करेगा यानी रिस्पायरेशन होगी इसकी।
ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रिस्पायरेशन के लिए इतनी ग्लूकोज दरकार नहीं होती जितना कि वो बनाता है, इसलिए वो स्टोर कर लेता है। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मिकदार में यूज़ करता है। ये इसलिए क्योंकि ग्लूकोज जो वो बना लेता है जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। पिछली क्लास आप लोग मेरा देख लें फोटोसिंथेसिस का, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इसमें इसको मिक्स कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है जबकि रिस्पायरेशन जो है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के ग्लूकोज बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। जबकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बच्चों। और क्या है इसके अलावा अगर हम ये बात भी देखें कि अगर हम यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बन रहा है उसको हम डायरेक्ट, यानी प्लांट अगर इसको ग्लूकोज ना बनाते, ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल ना करते, इसको डायरेक्ट यूज़ करते, तो क्या होता, बॉडी का टेम्परेचर जो है, क्योंकि ये एटीपी हम बर्न करते हैं फिर इससे बॉडी टेम्परेचर भी बनता है, तो सारे प्लांट्स और हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, यानी उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता। बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता, उनके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी एंजाइम्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती। ब्रेक डाउन से क्या होता, वो सारा सिस्टम ही डैमेज होता। तो इस वजह से ये पहले एटीपी बना लेता है, एटीपी को फिर इस एटीपी को से क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को फिर ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, और ये एटीपी फिर से यूज़ करता है और कुछ ग्लूकोज को वो स्टोर कर लेता है। अब देखते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन कितने टाइप्स का होता है और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये है 2 टाइप्स का। एक को बोला जाता है लैक्टिक एसिड और एक को बोला जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। फर्मेंटेशन, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, कोई माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती। ये सेल के अंदर, सपोज ये हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज, क्योंकि ये भी किसी चीज़ को खाएगा, ग्लूकोज लिया इसने, ग्लूकोज को डायरेक्ट ये ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे स्टेप है, हम इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। फिर इसने पायरुवेट में चेंज किया, पायरुवेट से ये फिर चेंज करेगा। अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा OH, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। जैसे कि यीस्ट की अगर हम बात करें, जिससे शराब बनता है, यानी C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। यहाँ पे जो यीस्ट में होता है, और ये जो हमीर है, जिसे आटा हम हमीर करते हैं उसमें डालते हैं, तो आटा जो उनकी वो जो फूल जाता है आटा, वो किस वजह से फूलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एक है लैक्टिक फर्मेंटेशन। ये दोनों फर्मेंटेशन, यानी ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बनते हैं, नो ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को अगर हम देखें तो ये जब कोई एक्सरसाइज करता है या तेज़ दौड़ता है, तो उनके मसल्स के लिए जितनी ऑक्सीजन दरकार होती है उतनी उसको मिलती नहीं है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रिस्पायरेशन होता है मसल सेल्स में, उसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। यहाँ पे
यहाँ पे जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें इथेनॉल बनता है यानी अल्कोहल बनता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जस्ट 2 ATP बनता है, और लैक्टिक एसिड में 2 ATP बनता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड में जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जो मसल्स जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वह उसको ऑक्सीजन उतनी प्रोवाइड नहीं होती जितना उसको चाहिए होता है। तो क्या कर लेता है, हमारे मसल्स जो है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड्स की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल्स फिर दर्द करते हैं। वो किस वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन हुई है। और बहुत ही कम ATP यहाँ पे रिलीज होता है ग्लूकोज से। ठीक है, 2 ATP, जस्ट 2 ATP रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 ATPs बनता है, जबकि लैक्टिक एसिड में जस्ट 2 ATPs बनते हैं। और एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATPs बनते हैं? 38 ATPs। नेट हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 38 ATPs हैं। अब ये सारा सेम एनिमल सेल में भी यही होता है और प्लांट सेल में भी यही होता है, लेकिन प्लांट जो है वो खुद क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद ग्लूकोज बनाते हैं, और एनिमल्स जो है वो किसी का तैयार शुदा खुराक आते हैं। सपोज ये हमने बनाया एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या करेगा? एनिमल सेल ये कोई आर्टरी है, हमने किसी मुर्गे का टांका या फ्रूट का या कुछ भी हमने खा लिया, उससे क्या बनता है? उससे ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज हमारे ब्लड में तैरता हुआ आएगा सेल के पास। ठीक है, ये ग्लूकोज हमने उससे लिया, चीज़ें हजम की, और हजम करने से क्या हुआ? ग्लूकोज हमारे पास आया। जहाँ पे इसकी ज़रूरत है ये ब्लड में ऐसे सर्कुलेट करता हुआ आएगा, और हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को भी। ठीक है, ग्लूकोज जब हमारे सेल में आया, क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, हमने कुछ और चीज़ें खाई और सोर्स खाए, जैसे हमारे पास ग्लूकोज आया। ग्लूकोज को हम फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करेंगे पायरुवेट में, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे यानी साइटोप्लाज्म में दरकार नहीं होगी। पायरुवेट से फिर हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएंगे पायरुवेट को, और यहाँ पे क्रिप्स साइकिल में इसको घुमाएंगे, क्रिप्स साइकिल से कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, और फिर ATC चेन में इसको घुमाएंगे। ATC चेन में ऑक्सीजन दरकार होगी, और ATC चेन से फिर ATP बनेगा, और इस ATP को हम फिर यूज़ करेंगे। तो सेलुलर रिस्पायरेशन प्लांट्स और एनिमल सेल्स में एक जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्लांट सेल में ग्लूकोज खुद बनता है, जबकि एनिमल सेल में ग्लूकोज हम किसी और सोर्स से लेते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा किसी और सबस्ट्रेट को भी ऐसे ही ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाते हैं, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, इन चीज़ों से भी हम एनर्जी बनाते हैं, प्लांट्स भी और हम भी। जस्ट ग्लूकोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज बताया हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ ग्लूकोज का पढ़ा रही हूँ। फैट्स भी ऐसे हैं, प्रोटीन्स भी है, जिसको हम ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेते हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट रिस्पायरेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।